नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल, मेरे साथ है श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी। देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, बाजार के मूड माहौल की बात करी जाए तो लोअर लेवल से आज का जो लो था वहां से बाजार जो है रिकवरी देता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी आज का लो 24,140 के आसपास था, वहां से एक अच्छी रिकवरी आज आती हुई दिखाई दी है। लेकिन रिकवरी कितनी सस्टेन होगी ये तो पूरे मार्केट के दौरान हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इस टाइम पे सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच देखी जाए तो चुनिंदा सेक्टर में आज भी बाइंग जो है वो आती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी आईटी करीब करीब 1% की मजबूती के साथ काम कर रहा है। फार्मा में भी एक हल्की फुल्की हमें जो खरीदारी है वो इस टाइम पे देखने को मिल रही है। लेकिन इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आज काफी अच्छा हमें बाजार के अंदर देखने को मिल रहा है। एक स्टॉक लेके आइए स्क्रीन पे, थायरोकेयर। यहाँ पे करीबन 6% की तेजी जो है आज हमें मार्केट के दौरान आती हुई दिखाई दे रही है। नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद ये जो रिएक्शन है वो देखने को मिला है। लेकिन नंबर्स आए तो मैनेजमेंट से बात करना भी बनता है। अगर ओवरऑल रेवेन्यू की यहाँ पे बात करी जाए तो करीबन 20% का जो जंप है वो हमें देखने को मिला है। प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो चलिए इस बार के रिजल्ट्स और आगे के फ्यूचर आउटलुक को लेके कंपनी के एमडी एंड साथ में सीईओ राहुल गुहा जी से बात कर लेते हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड कांग्रेचुलेशंस। नंबर अच्छे आए हैं और नंबर के बाद बाजार ने जो रिएक्शन है वो भी पॉजिटिव साइड में ही दिया है। थैंक यू वेरी मच जी। तो डायरेक्टली अब मैं सवालों के अगर तरफ आऊं तो यहाँ पे इस टाइम पे अगर हम वॉल्यूम्स देखें और रियलाइजेशन देखें तो उसके चलते हमें 21% की जो उछाल है रेवेन्यू में देखने को मिला है। लेकिन इसको अगर हम स्प्लिट करेंगे तो किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है? पूरा का पूरा वॉल्यूम ग्रोथ है। हमारा प्राइस रियलाइजेशन पर टेस्ट फ्लैट रहता है। थायरोकेयर जो है देश की सबसे अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक प्रोवाइडर है, वो हमारा मिशन है। तो हम लास्ट में दाम टच करते हैं। ये जो 20% ग्रोथ आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा वॉल्यूम ग्रोथ है। ओके, गुड मॉर्निंग राहुल जी, श्रेया बात कर रही हूँ। ग्रोथ अच्छी है, एबिटा मार्जिन में अच्छी खासी बढ़त हमें देखने को मिली है। तो इसके पीछे के कारण क्या समझते हैं राहुल जी, और आगे चलकर क्या आने वाले क्वार्टर्स में सस्टेन करेगा? हाँ, तो ये जो अंग्रेजी में एक कहते हैं ना, ग्रोथ सॉल्व्स एवरीथिंग। थायरोकेयर में 2 साल से हम 20% ग्रोथ पे हैं। उसमें बहुत सारे चीज सॉल्व हो जाते हैं। आपके ग्रॉस मार्जिन स्टेबल हो जाते हैं, वेंडर्स भी आपके साथ काम करना चाहते हैं अच्छे रेट पे, आपका ऑपरेटिंग लेवरेज आ जाता है। तो आप जो देख रहे हो ये 2 साल की ग्रोथ क्या ही कहानी है जो अभी कल्मिनेट हो रहा है ऑपरेटिंग लेवरेज और मार्जिन में। ओके, तो अभी अगर आपके मैं 2 अर्ली स्टेजेस की बात करूं, जैसे कि जीनोमिक्स की बात करें या इस टाइम पे एलर्जी की बात करें, स्टिल ये अपने अर्ली स्टेज में है। तो यहाँ से करंटली किस तरीके का कंट्रीब्यूशन है और साथ ही साथ क्या आप टाइमलाइन लेके चल रहे हैं कि जो ये इम्पैक्ट है हमें और भी ज्यादा मटेरियलाइज होता हुआ दिखाई देगा? एलर्जी एंड जीनोमिक्स बस अभी मार्च में शुरू हुआ है। अगर आप इस साल हमारे फर्स्ट ईयर होगा स्पेशलिटी में। थायरोकेयर अभी तक रूटीन और सेमी स्पेशलाइज्ड टेस्ट ही करते थे। ये हमारे पे फर्स्ट अटेम्प्ट है इनटू द स्पेशलिटी स्पेस। पर मैं ये मानता हूँ कि 3 साल बाद आप देखोगे तो थायरोकेयर, मुझे लग रहा है कि थायरोकेयर तो मार्केट लीडर होगा स्पेशलिटी में 3 साल बाद। ओके, 3 साल बाद मार्केट लीडर होगा, हो सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट राहुल जी। लेकिन आप एक्विजिशन फिलहाल कुछ ऐसा करने का सोच रहे हैं क्या? टीयर 2, टीयर 3 सिटीज, इनफैक्ट टीयर 4 तक भी अगर मैं पूछूं राहुल जी, तो पेनिट्रेशन कैसा है और कैसे रिस्पॉन्सेस हैं वहां पर? थायरोकेयर तो हमेशा डीप इनटू इंडिया है। हमारा जो बिजनेस है आप देखोगे 80% टीयर 2 एंड बियॉन्ड है, और 20% ही मेट्रो टीयर 1 बिजनेस है। तो हम तो इंडिया के डायग्नोस्टिक प्रोवाइडर है, या भारत के डायग्नोस्टिक प्रोवाइडर है। आप गांव गांव में चलिए, आपको थायरोकेयर मिल जाएगा। मेरा तो ये मानना है हम लोग का जो पेनिट्रेशन इंडिया में है सबसे डीपेस्ट है। तो टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 में अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ बहुत ज्यादा है। वहाँ अफोर्डेबल गुड क्वालिटी डायग्नोस्टिक्स काफ़ी कम है, और वहाँ थायरोकेयर काफ़ी मौजूद है, और ग्रोथ भी अच्छा हमको दिख रहा है वहाँ पे। बात आई एक्विजिशंस पे। एक्विजिशंस तो हम हमेशा ढूंढते हैं। मेरा तो ये कहना है हम ऑलवेज ऑन एक्विजिशन मोड में है। बस यही है कि हम ओवर पे नहीं करेंगे, और मार्केट का एक्सपेक्टेशन जो जब हम अक्वायर करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है, और हम थोड़ा कंजर्वेटिव है इस बात पे। तो ओवर पे तो हम नहीं करते हैं।
इसीलिए लास्ट 3-4 महीने में हम एक्विजिशन नहीं कर पाए। बट लास्ट ईयर अगर आप देखोगे हमने पोला किया था, विम्टा किया था, थिंक हेल्थ किया था, ऑल एट वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस, और वही हमारा खोज है। इस टाइम पे हम मार्केट में भी बात करें तो काफ़ी सारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, काफ़ी सारे जो पेयर्स हैं, चाहे वो इस टाइम पे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड एंटिटीज़ भी काफ़ी मार्केट में आ गई है। तो क्या इस टाइम पे कोई प्राइसिंग प्रेशर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर येस तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है इसको डिफेंड करने के लिए? पहले तो हमारा प्राइसिंग स्टांस हमेशा लोएस्ट होता है। वी आर द मोस्ट अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक प्लेयर इन द कंट्री। बात आई प्राइस प्रेशर की, बहुत सारे लोग मार्केट में आ गए, पहले लॉसेस पे बेच रहे थे, अभी सब रैशनल हो गए हैं। अभी आई वुड से प्राइसेस हैव रैशनलाइज्ड। कंपटीशन तो है और अच्छी भी है, मतलब जितने भी ऑर्गेनाइज्ड कंपटीशन आए, आपको ये देखना होगा कि डायग्नोस्टिक्स में ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स कुल मिला के 10% भी नहीं कवर करते हैं मार्केट में। तो एंड मार्केट नीड्स गुड क्वालिटी ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हु ऑफर गुड क्वालिटी डायग्नोस्टिक्स इन द इंडस्ट्री। सो जितने भी प्लेयर आए वो मार्केट के लिए अच्छा ही है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट ग्रो होता है, लोग NABL रिपोर्ट के बारे में समझते हैं, गुड क्वालिटी टेस्टिंग के बारे में समझते हैं, और देन वो कभी वापस नहीं चला जाते हैं लोकल पैथोलॉजी लैब्स के पास। तो दैट इज ऑलवेज अ गुड थिंग जब हम ऑर्गेनाइज प्लेयर्स और आ जाते हैं मार्केट में। बस यही डिफरेंस है 3 साल पहले और अभी की, काफी रैशनल कंपटीशन है। वो जो बर्न एंड एंटर द मार्केट जो स्ट्रेटजी था वो अभी काफी कम हो। उसका असर देखने को मिल भी रहा है। राहुल जी, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और रिजल्ट्स पर चर्चा करने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थायरोकेयर डेज हाइपर कर रहा है कामकाज शानदार रैली के साथ, इनफैक्ट थोड़ा ऊपरी सरों से फिसल, लेकिन देखिए 0.6% की तेजी के साथ यहाँ पर कामकाज होता हुआ। अमित जी, आपके पास आना चाहूंगी, और गुड मॉर्निंग टू यू। ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपका स्वागत है। निफ्टी 24,138 इसने इंट्राडे लो छुआ आज, लेकिन वहां से रिकवर होकर 24,228 पर हम कामकाज कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रेशर है, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी लग रही है आपको? निफ्टी, बैंक निफ्टी हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, और याद होगा आपको परसों का सेशन एकदम से लास्ट हाफ एन आवर में हमने एक सर्ज देखा था, फिर कल थोड़ा सा ठीक ठाक रहा था मार्केट, लेकिन आज प्रेशर में। बताइए। जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। श्रेया जी, अगर हम देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी को अगर हम कंपेयर करें तो पहले तो निफ्टी का स्ट्रक्चर बेटर प्लेस्ड है। निफ्टी की अगर बात करें कि आज के सत्र में भी हमने देखा कि नीचे के लेवल से एक रिकवरी आई है, तो पहले तो आ जाता है कि पोजिशनली, अगर पोजिशनली किसी की पोजीशन होल्ड है, किसी ने कोई नीचे के लेवल से कंटिन्यू कर रहा है, तो आई थिंक उसको अपना स्टॉप लॉस 24,100 तक ट्रेल कर लेना चाहिए। जब तक 24,100 डिफेंडेड है तब तक पोजीशन में बने रहे, ओवरनाइट भी कैरी करें। इंट्राडे के लिहाज से मैं ये कहूंगा कि अगर कोई डिप आए, जैसे 24,236 है, कोई 24,180, 190, अगर कोई भी कारणवश डिप आती है, तो 20-30 पॉइंट या 40 पॉइंट्स के साथ हम वहां पे लॉन्ग जा सकते हैं। तो बायस यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव ही है, क्योंकि हमने देखा कि ओवरऑल नीचे के लेवल्स रिस्पेक्ट हुए हैं, नीचे के लेवल से रिकवरी आई है। रही बात निफ्टी बैंक की, ऑल्दो थोड़ा सा साइडवेज है, स्टेबल है, बट यहाँ थोड़ा सा भी इतना कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली 10 और 20 डेमा पे बैठा हुआ है। अगर किसी की ऑलरेडी पोजीशन है तो स्टॉप लॉस आप 55,440 पे, मैं ये पोजिशनल की बात कर रहा हूँ, आप लगा के रखें और इसे होल्ड करें। ओके, तो ये थी राय निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी बैंक के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए, और सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। आपकी जो भी पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई क्वेरी है आप यहाँ पे भेजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप हमें टैग कर सकते हैं। श्रेया ठाकुर, कंचन नौटियाल को डायरेक्टली DM भी कर सकते हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले दर्शक गाजियाबाद से गौरव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, ऑल गुड सर। बताइए क्या सवाल? सवाल मैम मेरा ये है, लीड्स कॉटन के शेयर लिए हुए मैंने 169.45 के 200 शेयर, ओके। और वारी इंडो सोलर के लिए मैं 20,000 शेयर 3 रुपए 21 पैसे के भाव पे। ओके। तो वारी इंडो सोलर में तो मैं एक्चुअली 10,000 शेयर से निकल चुका हूँ, तो 10,000 अभी रखे हुए हैं। ठीक है। तो अभी इनको लॉन्ग टर्म में रखूँ या क्या करूँ, ये पूछना था।
ओके, ग्रीव्स कॉटन की बात करेंगे और जो इस टाइम पे भाव चल रहा है वहीं पे आपकी जो खरीदारी है वो हमें देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे पिछले कुछ सालों की भी बात करें तो कोई बहुत मेजर रिटर्न आता हुआ दिखाई नहीं दिया है। एक टाइम ऐसा आया था फरवरी 2025 के आसपास 290 के आसपास ये गया था, लेकिन एक डाउन ट्रेंड वहां से लगातार देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि अभी एक स्पाइक देखने को मिला है लोअर लेवल से यहाँ पे, लेकिन मेजर कोई रिटर्न यहाँ पे नहीं दिए हैं। अमित जी, क्या करा जाए, किस तरीके से इसको प्ले आउट करें? जी देखिए, ग्रीव्स कॉटन का ओवरऑल ट्रेंड रिसेंटली डाउन ही रहा है। ये अलग बात है कि पिछले 1-1.5 महीने में हमने यहाँ पे एक स्मार्ट रैली देखी है फ्रॉम 120 टू 170 के लेवल्स पे। लेकिन अब जिस प्राइस पे ये स्टॉक आ गया, यहाँ पे एक अहम वीकली रेजिस्टेंस है जो कि लगभग 175 से 180 के आसपास आती है। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि बहुत क्रूशियल है, वो भी 176 के आसपास प्लेस है। तो ये जोन्स मेक और ब्रेक जोन है। 175 180 क्रॉस करता है तो मे बी देन वी विल सी एन अप ट्रेंड, बट एकदम अहम लेवल पे आके खड़ा है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। आप यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के रखें लगभग 166 रुपीज का, लेकिन बड़ी तेजी जब भी तभी आएगी जब ये 180 के ऊपर क्लोज करना शुरू करेगा। ओके, 180 का स्तर छूना इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग लेवल पे। गौरव जी, एक बार अपना इंडो सोलर का बाइंग प्राइस फिर से बताएंगे। 130 रुपए आपने बोला। इंडो सोलर का मैडम 3 रुपए 21 पैसे पे लिया था। 30 रुपए? हाँ, जब ये इंडो सोलर के नाम से आता था। आई थिंक अभी इसको वारी एनर्जी ने वो कर लिया है। हाँ हाँ, ठीक है, वो एक्विजिशन हो गया है यहाँ पे, और उसके बाद तो काफी अच्छा मुनाफा आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। और आपने जैसे कि बताया कि आपने पार्शियली जो अपना प्रॉफिट है उसको बुक भी कर लिया है। 10,000 शेयर्स आपने बुक कर लिए और 10,000 शेयर में आपकी होल्डिंग अभी भी बनी हुई है। अमित जी, शानदार मुनाफा, शानदार रैली यहाँ पे हमें देखने को मिली है। जो बाइंग प्राइस है और अब 425 के स्तर पे ये कारोबार कर रहा है, क्या करा जाए? जो 10,000 शेयर अभी भी डिप्लॉयड है उनको भी सेल आउट कर दिया जाए? आई एम सॉरी, हम लोग वारी इंजीनियरिंग एनर्जीज की बात कर रहे हैं कि नहीं, ये इंडो सोलर, पहले ये इंडो सोलर था लेकिन इसका अब एनएससी का कोड वारी इंडो हो गया है। जी ओके। जी देखिए, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में लिक्विडिटी बिल्कुल ही नहीं है, बहुत स्मॉल लिक्विडिटी में अप डाउन करता है, तो थोड़ा सा यहाँ कमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल ये बात हो गई है दोनों ही स्टॉक्स के ऊपर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ग्रीव्स कॉटन और वारी इंडो सोलर पे तो चर्चा कर ली हमने, लेकिन हमारे नेक्स्ट कॉलर जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से, मनोज जैन जी। मनोज जी, नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, सवाल सर आपका। मैडम, मैंने आईओसी लिए थे 1.5-2 महीने पहले 160 पे 3200 शेयर एक्सिस डायरेक्ट के कहने पे लिए गए थे, तो तब से ये डाउन चल रहा है मैडम। अब आगे क्या करना है, इसमें सलाह दीजिए। शॉर्ट टर्म का ही व्यू है, 3 से 4 महीने मान लो आईओसी। हाँ मैडम। 3200 इनकी क्वांटिटी है और 160 पर इन्होंने ले रखा है। अमित जी, 146 पे कर रहा है कारोबार, और हालांकि निचले स्तरों से आज रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आईओसी। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से क्रूड हालांकि अभी भी 100 के नीचे नहीं आया है, फिर भी थोड़ी नरमी तो देखने को मिल रही है, कहाँ तक जाएगा आईओसी, क्या करना चाहिए? जी शाह जी, बिल्कुल सही कहा। आई थिंक आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सारे काउंटर्स कहीं ना कहीं क्रूड प्ले के साथ बहुत ज्यादा इंपैक्टेड है। रिसेंटली जो क्रूड में हमने रैली देखी थी उसके कारणवश इन सब स्टॉक्स में एक अच्छा खासा करेक्शन हमने देखा। पर्टिकुलरली अगर हम आईओसी की बात करें तो करेक्शन आया यहाँ पे। स्टॉक ने रिसेंटली एक हाई बनाया था 190 का, और उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन आया। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये वीकली सपोर्ट से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, जो कि 134 135 है। क्रूड थोड़ा सा नरम पड़ेगा तो आई थिंक ये जोन्स अच्छे हैं। तो अब पहले इन्होंने यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो इन लेवल्स पे लॉस बुक करने की सलाह इसलिए नहीं है क्योंकि वीकली सपोर्ट जोन है। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। 136 का स्टॉप लॉस लगाएं क्योंकि थोड़ा सा नजरिया आपका लंबा है, और इसे होल्ड करें। ओके, स्टॉप लॉस लगाना है और लंबे अवधि के लिए आपको यहाँ पे करके चलना है होल्ड। अगले दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं पंजाब से, मिंटू जी जुड़े हैं। मिंटू जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। जी बताइए, क्या सवाल? मैडम, मेरे पास टाटा टेक के 1012 शेयर है, मेरी एवरेज 1140 रुपए की। ओके, लॉन्ग टर्म का नजरिया आपका? होल्ड करना मैडम।
ठीक है, 2023 में इसके आसपास इसकी जो लिस्टिंग है वो हुई थी और 12 साढ़े 1200 के स्तर के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी, लेकिन वहाँ से लगातार ये फिसलने में ही लगा हुआ है। एक जो नेगेटिव ट्रेंड है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया और फिसलते फिसलते पैसा जो है वो आधा हो गया है। हालांकि पिछले एक महीने में एक अपसाइड रैली यहाँ पे देखने को मिली है, लेकिन बात यह है कि जो इन्वेस्टर है उनका पैसा तो आधा हो गया एंड आई अज्यूम यहाँ पे स्टॉप लॉस भी नहीं लगा है बिकॉज इतना नीचे तक जब ड्रैग हो गया। तो अमित जी, अब क्या करा जाए? कोई रिवर्सल के पैटर्न दिख रहे हैं? जी देखिए, स्टॉक ने नीचे के लेवल से रिवर्स तो जरूर किया है, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि अब ये वापस 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे आ गया है। वहीं से इसने 2-3 दिन पहले रेजिस्टेंस लिया और थोड़ा सा नीचे आया। लेकिन यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है बिकॉज 3-4 दिन पहले का अगर हम वॉल्यूम और डिलीवरी बार देखें तो वो काफी बड़ा है। स्टॉक्स पे 600-610 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, वो भी इसने क्रॉस किया है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, बट सिंस इसने एक रेजिस्टेंस क्रॉस किया है तो थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। जिस प्राइस पे इन्होंने खरीद किया वो काफी दूर है, बट मुझे लगता है कि अगर 610-615 होल्ड करता है तो थोड़ी बहुत रैली यहाँ पे हम देख सकते हैं और उसके बाद हम इसको फिर रीअसेस कर लेंगे। तो आपको 610 का स्टॉप लॉस लगाना है और इसे होल्ड करना है। टाटा टेक नतीजे अच्छे थे और अभी भी अगर आप देखें तो पूरे स्पेस में, आईटी स्पेस में ये काउंटर हो गया, कोफोर्ज हो गया, जो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। 610 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए और होल्ड कीजिए। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र जी हिसार से। सुरेंद्र जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार मैडम जी, सवाल सर आपका। हाँ जी, गार्डन रीच शेयर है 200 शेयर 2403 के हिसाब से, और दूसरा है HCC 25,000 शेयर हैं 20 रुपए के हिसाब से। क्या पूछना चाह रहे हैं दोनों ही काउंटर्स पर? 1 साल का व्यू है मेरा, आगे क्या करना चाहिए इनमें? दोनों काउंटर्स पर एक साल का व्यू है आपका? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, गार्डन रीच से शुरुआत कर लेते हैं। और 2403 आपने अपनी खरीद बताई, 200 क्वांटिटी है आपके पास और 24 गार्डन रीच अब कारोबार कर रहे 3056 पर। हालांकि आज थोड़ा थोड़ा अगर आप देखें तो हाई साइड से अपना फिसला है। एक बार रखेंगे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स स्क्रीन पर। हाँ अमित जी, शानदार नतीजे रहे हैं इसके इनफैक्ट, और एक तरफा स्टॉक भागा भी, डिफेंस स्पेस फोकस में भी है। 653 के करीब ये प्रति शेयर प्रॉफिट ले रहे हैं। होल्ड कर सकते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग करें या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें? 1 साल का इनका नजरिया है। नहीं, फिलहाल होल्ड करने की सलाह है श्रेया जी, क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखें तो स्टॉक ने एक अहम रेजिस्टेंस 2900-2950 का क्रॉस किया, एक अच्छा खासा बेस बनाया है की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हायर लो का स्ट्रक्चर है। तो सिर्फ हमें यहाँ ये करना है कि 2950 का स्टॉप लॉस लगाना है अपने नफे को प्रोटेक्ट करने के लिए और राइड करना है, बिकॉज यहाँ पे पुल बैक काफी अच्छा है पिछले 2-3 दिनों में। तो 2950 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके ठीक है, तो ये बात होगी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की, ऐसी अप्रोच अपनानी है आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस आदत पे हमसे जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। और जिनके भी सवाल रह गए होंगे मंडे फिर से उसको लेने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वंस अगेन अमित जी एंड हैप्पी वीकेंड। चलिए, वक्त हो रहा छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए क्रिप्टो कॉर्नर। नमस्कार, क्रिप्टो कॉर्नर में हमारे साथ स्टॉक क्लब्स के ईडी रिचर्ड ग्रीन हैं। रिचर्ड नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और अगर हम बिटकॉइन प्राइसेस को देखें तो यहाँ पर 80-81 हज़ार के आसपास के कारोबार हैं। अप्रैल का महीना काफ़ी बेहतरीन रहा और हमने स्ट्रेंथ यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बाइंग, ETF बाइंग, मार्केट कैप सब तरफ से आते हुए देखी। Yeah, absolutely. Very positive. I think that what we're seeing is not just Bitcoin doing well, but also the other altcoins. I think that when you are often looking at this, when Bitcoin moves, it moves liquidity out of the other altcoins themselves, but you're seeing the likes of Solana and ETH also being strong. I think it's also being backed up by other things out there, such as the regulatory side. You've obviously got Genius Act, you've got Clarity Act over the past week or so, which is pushing these tailwinds towards the crypto space as a whole, as traders are looking more at the permission side rather than just the price action. Are we able to actually do these things? And they're getting a lot of clarity from that as well. And like you say,
the ETFs are really pulling in more capital. Morgan Stanley just launching their new one. And so that is buying up all of the Bitcoin that's being mined, and it's making sure that Bitcoin and the other cryptocurrencies out there are being supported. रिचर्ड, साथ ही साथ अगर हम स्टेबल कॉइन्स को यहाँ पर देखें तो वहाँ पर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है पिछले 2 सालों में। कांस्टेंट गेन्स हैं। यूएस ने ऑफ कोर्स इसके ऊपर पूरा रेगुलेटरी लॉ भी बनाया है। यहाँ से आगे आपको लगता है कि स्टेबल कॉइन्स एज अ बॉर्डरलेस पेमेंट तौर पर यहाँ पर उभरेंगे? Absolutely. I think stablecoins, again, looking at the Genius Act and the Clarity Act and what's coming out of that and the things that they can do now with reward-based yield, and then also the application of stablecoins, whether that be in a payment method, whether that be in the world of tokenized assets and real-world assets, all of those have a use case for stablecoins. So the infrastructure that was being built out 1 or 2 years ago, and you saw a lot of mergers and acquisitions occurring in that, have been completed, whether that be with Stripe or BVNK and so on and so forth. And now it's actually the application into the utility in the process there. So you're only going to see, in my view, stablecoin usage pick up because of the things like in the Genius Act, there was a conversation around, well, moving just deposit style yield. Well, actually that's been banned. And to me, that's quite a positive thing, because what it forces people to do is to be basing it off of utility. It's based off of the actual consumption and usage of stablecoins. And I think that's what we'll see driving that uptick even more. साथ ही साथ अगर हम रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन की बात करें तो हमने यहाँ पर इक्विटी, फाइनेंस, ट्रेजरीज, कमोडिटीज, पेंटिंग्स, रियल एस्टेट, काफ़ी कुछ को यहाँ पर रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन में जुड़ता हुआ देखा है। आप इसका आगे जाकर किस तरह का स्केलेबिलिटी देखते हैं और ओवरऑल मार्केट साइज में कितना फ़र्क पड़ सकता है? Yeah, I think tokenization, these businesses are not moving into tokenization because they want access to the crypto space and the crypto user base. That's obviously there, but what they're looking for is the improvements in the infrastructure, not T+2 settlements, not all of the reporting that needs to be done and that can now be done on chain. And so what we're seeing obviously is that first move into the likes of stocks, but I think that what is coming and the areas that probably need it the biggest are things like private credit and real estate. Private credit is a booming sector at the moment, and there's a lot of inefficiencies there. So where tokenization and where real world assets really support are those where there are inefficiencies, whether that be in the settlement layer or whether that be in the ownership layer, and so that's where it will start to be addressed next. रिचर्ड, साथ ही साथ अगर हम यूएस को देखें तो वहाँ पर तो ऑफ कोर्स अच्छी तरीके से हमने रेगुलेशंस बढ़ते हुए देखे हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में किन कंट्रीज़ पे आपका ध्यान है जहाँ पर आपको लगता है कि एक फॉलोअप और एक इवोल्यूशन ऑफ रेगुलेशंस बनता हुआ नजर आया है? Yeah, absolutely. I think you're first looking at regions like Japan. Japan has got an incredibly strong I would say technological and innovative space, and usually the government in that space and the regulations in that space are second movers because they're a little bit more cautious. What we're seeing is a significant uptick in the number of businesses who are exploring working within the crypto space. We're seeing people coming to us and saying, hey, whether that be to make Bitcoin productive or whether that be to be able to access on-chain capital markets, we're wanting to do something. We feel that the confidence is now there from the regulator, and so we want to start exploring it. And it's the same with India. I think that within the Indian regulatory space, there is more clarity. It is not as advanced as the US, and US usually leads the way in that space. But they're going back to that point of they are getting some ideas around permission. So being able to be permissioned and being able to actually do things is starting to drive the market there. In Europe as a whole, there's been some great movements, obviously with a number of months ago with MiCA, and within the UK, they're setting out a stablecoin legislation. So all of these regions, whether they are first movers or not, they're getting to that stage of actually providing the answers to, can we do this or can we not do this? And that's a great first thing, because then people can build on it and people can actually then start to use it as an institutional level or at a retail level.
पॉइंट टेकन। रिचर्ड, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जहां तक क्रिप्टो करेंसीज की बात है, अप्रैल का महीना काफी बेहतरीन गया, मई की शुरुआत अच्छी खासी हुई है और विद इन क्रिप्टो भी, चाहे वो स्टेबल कॉइन्स हैं, रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन है, ये काफी सारे थीम्स हैं जो काफी बेहतर करते हुए नजर आए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ जुड़े रहिए।